तो सबसे पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज, तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, हर्ट्ज़ है, और इसका एक और यूनिट है दैट इज़ पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होती है 1/टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड का आपको पता है यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड जब ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा पर सेकंड। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है या हर्ट्ज़ जो इसका यूनिट है ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल जो है n डिवाइडेड बाय टाइम जो है n हमारे पास क्या हो 1 हो, और टाइम जो सेकंड है वो भी हमारे पास क्या हो 1 सेकंड हो, तो फिर हमारे पास ये बन जाता है 1 हर्ट्ज़। ठीक है, हमारे पास है लोकास रिएजेंट एज, तो लोकास रिएजेंट दो चीज़ों से बनता है, दैट इज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब ये दोनों मिल जाते हैं और ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ट्यूब होता है उसमें हमारे पास एक क्लाउडी सा लेयर बनता है। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि ये अल्कोहल जो है डिपेंड अपॉन इट्स रिएक्टिविटी, ये डिफरेंट रिएक्शन करते हैं, और हमारे पास जो ये क्लाउडी लेयर बनता है इट इज़ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल हैलाइड हमारे पास बनता है इससे। तो अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए लोकास रिएजेंट जो है यूज़ होता है इन द लोकास टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द फोर्स दैट अट्रैक्ट ईच बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप देख सकते हैं जो भी चीज़ ऊपर की तरफ से नीचे आती है तो एक फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली, H2 इन हाइड्रोजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ अ गैस या मॉलिक्यूल जो भी हो। तो अब इसमें देख ले कि हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास है 2 ग्राम पर मोल, और हमारे पास जो नाइट्रोजन है N2 है इसका होगा तकरीबन 28 ग्राम पर मोल। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब इसमें देख ले कि हमसे पूछा गया है कि कौन ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज़ होगा, तो मतलब इसका है कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो वेलोसिटी उसका ज़्यादा होगा जिसका मास कम होगा, एंड मास हमारे पास हाइड्रोजन का कम है। इसके साथ अब अगर इसमें आप ये भी लगा दें V1/V2 इज इक्वल टू M2/M1। ठीक है, इसमें आप 1 हाइड्रोजन कंसिडर कर ले एंड 2 हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसको कंसिडर कर ले, तो आप इससे ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है कितनी टाइम्स जो है फास्टली रिड्यूस होगा देन नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, तो इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस हैं लाइक जो गिवन आपको दिख रहे हैं, और जो क्वेश्चन में ऑप्शन था दैट इज़ डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है अ सिनोनिम ऑफ सरकमवेंट इज़ अवॉइड, किसी चीज़ की अवॉइड करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, ये इसका ये मतलब है। नेक्स्ट थिंग इज़ सिनोनिम ऑफ एनिहिलेशन इज़ डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 विद ईच अदर, द रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड विल बी। तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं एंड वो कौन कौन से हैं, 3 एंड 4 न्यूटन, और उसके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 90, आप देख सकते हैं। तो इसका जो ये रिजल्टेंट है ये कितना होगा, तो ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिंपल ये फार्मूला भी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, f1² + f2², ये वही पाइथागोरस थ्योरम है। इन पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करते हैं, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज बराबर होती है √, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस आपके पास क्या है, दिस इज़ 4, तो 4 का आप स्क्वायर ले ले, प्लस परपेंडिकुलर 3 हमारे पास इसका स्क्वायर ले ले, तो हमारे पास ये 16 + 9 बन जाएगा जो कि 25 के बराबर है। अब 25 का √ आप ले ले तो आपके साथ बन जाएगा 5, तो इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज होगा 5 का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज़ DNA प्रेजेंट, तो DNA जो है सेल में हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर आपसे साइटोप्लाज्म का पूछा जाए तो फिर साइटोप्लाज्म में 2 ऑर्गेनेलीज है, दैट इज़ गोल्जी बॉडीज़ या जिसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं, एंड द अदर वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। तो ये 2 ऑर्गेनेलीज जो है इसमें हमारे पास क्या होती हैं, DNA प्रेजेंट होती है, एंड इसलिए इन 2 ऑर्गेनेलीज को हम कहते हैं
सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम दैट आर प्रोड्यूस इन एन एक्टिव फॉर्म इसका, इसको हम ज़ाइमोजेन कहते हैं या प्रो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द अपोजिट ऑफ प्रोटेस्ट इज, तो ये पिछले टेस्ट में भी आया था, हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था, इसका है सपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड शो व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले इसके दो तरीके हैं बेरिलियम क्लोराइड के। आपने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है और ये लीव स्ट्रक्चर के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लें हमारे पास 2 सिंगल बॉन्ड है। जब भी 2 सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका जी नंबर हमारे पास होता है 2 और इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। जब जी नंबर हमारे पास होता है 3 तो इसके लिए होता है sp2 एंड जी नंबर जब 4 होता है तो इसके लिए होता है sp3। अब ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आप पिछली वीडियो में भी बताया था, z बराबर हो जाता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक कंप्लीट फार्मूला है, किसी भी आयंस का, किसी भी कंपाउंड का आप इससे मालूम कर सकते हैं। अब अगर बेरिलियम क्लोराइड का हम मालूम करना चाहे इसी तरीके से तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो इसमें हमारे पास क्या है, बेरिलियम है और बेरिलियम हमारे पास है ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 का मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये बराबर हो जाएगा इंटू 2 प्लस, अब मोनोवैलेंट एटम हमारे पास कौन से हैं, जो फ्लोरीन वाला ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन और साथ में हाइड्रोजन, ये सारे मोनोवैलेंट है। तो इसमें आप देख लें हमारे पास 2 मोनोवैलेंट एटम है तो आप 2 ऐड कर लें। अब इसमें आप देख लें हमारे पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसको आप इधर ही ख़त्म कर दें। तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मिलके 4 बन जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो मैंने आपको बता दिया कि जब जी हमारे पास 2 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड का है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख ले हमारे पास है 2 प्रोपानोल इज आल्सो नोन एज। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं 1, 2 एंड 3 और सेकंड कार्बन पे हमारे पास क्या है, OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। बाकी इसमें आप हाइड्रोजन का क्या कर ले, एकोमोडेट कर ले, कितने हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ लगते हैं। अब इसको हम एक नाम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपानोल और इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि जिस कार्बन के साथ ये OH अटैच है वो फर्दर 2 और कार्बन के साथ अटैच है। तो इसलिए ऐसे कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन, और इस तरह के अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एपिनेफ्रीन इज आल्सो नोन एज एड्रेनलिन। एपिनेफ्रीन इज आल्सो नोन एज एड्रेनलिन। इट इज सिक्रेटेड बाय, तो इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड। और अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए कि एड्रीनल ग्लैंड में कौन सिक्रेट करता है तो फिर दिस इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर मौजूद होता है एंड दीज आर एन 2 इन नंबर, यानी एक किडनी पे एक ऊपर इस तरह होता है और दूसरे किडनी के ऊपर भी होता है, ठीक है। और फिर इसके जिस तरह मैंने बता दिया 2 पार्ट्स होते हैं, द वन इज़ द एड्रीनल मेडोला एंड वन इज़ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, मेडोला एंड कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, ये दोनों सिक्रेट होते हैं जिसको हम एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज और इसका फार्मूला भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एंड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एंड दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। AFNS आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है। इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेडलाइन है 15 अगस्त और टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 8 सितंबर से। तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स जिनके FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स हैं और हाइट 5 फीट है वो इसमें एलिजिबल है। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, इस दफ़ा प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स,
मॉक टेस्ट सीरीज और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। और हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं, हम आपको एकेडमिक की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें 5 ईयर AFNS के पास पेपर इंक्लूड हैं, फेडरल बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और हर एक चीज़ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स एकेडमिक की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। हमारे इस बैच की ड्यूरेशन होगी 45 to 50 डेज और इसकी जो फी है वो है सिर्फ और सिर्फ 4500, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा A to Z 1 से लेकर 100% तक हर एक चीज़ प्रो जीनियस स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने हमारे इस बैच का पार्ट बनना है तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले इस लास्ट सेशन का पार्ट बनिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रिएक्शन ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूसेस, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है फिनोल केसिंग। ये हमारे पास है फिनाइल मिथाइल ईथर, इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास SN2 रिएक्शन पे ये बेस है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो आयोडाइड है एज ए नेगेटिव चार्ज ये आके अटैक करता है इस कार्बोकेटायन पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास बन जाता है मिथाइल आयोडाइड। साथ में जो ऑक्सीजन है जब ये इधर से निकल जाता है तो ऑक्सीजन पे बन जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज पे जाके जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन इसके साथ मिलके हमारे पास क्या बनाता है, फिनोल, ठीक है। और ये आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV = nRT। इसमें हमारे पास जो P है दिस रिप्रेजेंट प्रेशर, V रिप्रेजेंट वॉल्यूम, N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल, R रिप्रेजेंट गैस कांस्टेंट जो इसकी वैल्यू है 0.0821 और T हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। नेक्स्ट हमारे पास है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज। तो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से जितने नंबर ऑफ लाइंस जो है वो गुजर रही होती है दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। अब इसका अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका फ्लक्स होगा 3, क्योंकि 3 लाइंस जो है स्पेसिफिक एरिया से गुजर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द अल्कालाइन पीएच ऑफ पेंक्रियाटिक जूस एज। तो इसका पीएच होता है 7.5 से लेकर 8 तक इसका पीएच होता है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज। तो ये थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो जो थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर के लिए यूज़ होती है दैट इज़ एंथैल्पी, और जो वॉल्यूम का है वो आप देख लें, ठीक है, साथ वो भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है 1 टेस्ला इज इक्वल टू, यू नो दैट टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये हमारे पास बराबर होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो यू नो दैट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एज। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो हमारे पास टाइटली फोल्डेड होती हैं और ये हमारे पास स्पिरिकल, जैसे नाम से जाहिर है ग्लोबुलर, तो स्पिरिकल इन शेप होती है। नेक्स्ट आप साथ में ये याद रख लें कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, ठीक है। बाकी इसके आप वो भी याद रख लें, लाइक हेमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन। इसके 2 टाइप्स ऑफ आपके साथ प्रोटीन है, अपने बुक में ये टॉपिक ज़रा देख ले। एक है फाइबरस प्रोटीन एंड एक होती है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसके डिफरेंसेस भी देख ले, साथ में इसके जो एग्जांपल है वो भी आप देख ले। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन। यानी हमारे पास क्या होता है, दिस इज सन, ये हमारे पास क्या है, प्लांट्स है। तो इधर हमारे पास क्या होता है कि ये प्लांट्स जब ये डाइड हो जाती है और ज़मीन के अंदर ये बर्ड हो जाती है, तो फिर ये प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोयला, इन नेचुरल गैस, ऑल दीज थिंग्स। तो फिर उनको जाके हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। और जो हमारे पास जो हमारे घरों में बिजली होती है जो कि उधर से आती है, तो सम टाइम वी यूज़ दिस काइंड ऑफ एनर्जी, कोयला वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ यू डबल द रिएक्टेंट इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देन द स्पीड ऑफ रिएक्शन विल बी। तो आपको पता है कि रेट हमारे पास बराबर होती है इनटू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इधर हमारे पास एन और एम, ठीक है। अब हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि इसके ऊपर ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो पावर हमने लिखा हुआ है एन और एम, इसको हमने ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि रिएक्टेंट जो है यानी ए और बी, इसका कंसंट्रेशन में क्या करता हूँ, डबल करता हूँ। तो लेट्स से मैं सिर्फ ए का डबल कर देता हूँ 2A और पावर में लेता हूँ 0,
ठीक है। बी का भी चलो डबल कर देता हूँ, इसका पावर लेता हूँ 0। तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी मैं इसका कंसंट्रेशन डबल करता हूँ, चूँकि किसी भी चीज़ का पावर जब भी 0 होता है तो हमारे पास उसका आंसर होता है 1, ठीक है। तो मैं जितना भी डबल कर दूँ, ट्रिपल कर दूँ, जो भी कर दूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ, लेकिन इसका आंसर एक ही आएगा और वो होगा जो कि के का वैल्यू होगा उसी सेम आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू वही है। नेक्स्ट हमारे पास है वेल डन यू पास द टेस्ट। इसमें वेल डन हमारे पास क्या है, इट्स एक्सक्लेमेशन दैट एक्सप्रेस प्रेज और अप्रूवल। और जो हमारे पास यू पास द टेस्ट, ये जो सेंटेंस है, दिस इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द अपोजिट ऑफ प्रोटेस्ट इज़, तो इसका जो अपोजिट है दैट इज़ एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस। तो ये इंग्लिश के पोर्शन से आया हुआ है। 1 हार्स पावर इज़ इक्वल टू, तो हार्स पावर इज़ अ यूनिट ऑफ पावर और ये बराबर होती है 740 वाट। वाट इज़ द इसका यूनिट ऑफ हार्स पावर और ये जो है इसका दूसरा यूनिट है, ठीक है। और ये बराबर होती है 740 वाट्स के। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू, ये आपको पता है, जनरली हम इसको कहते हैं 10⁸ लेकिन एग्जैक्टली जो हमारे पास बराबर होती है वो 299,792,458, ठीक है। तो ईयर में थोड़ा सा कम होता है, वैक्यूम में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन में ही मैंने आंसर कर दिया है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया था कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड के ज़रिए मालूम करते हैं। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी घूम रही होती है उसके डायरेक्शन में हम ये कर देते हैं, और जो तम होती है जिस डायरेक्शन में आती है तो इसको हम वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक टिपिकली फॉर्म्स। तो जिंक हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, क्योंकि जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं तो इट्स बिकम स्टेबल, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये दूसरे जो लाइक जिंक क्लोराइड हो गया या दूसरे कंपाउंड्स है उसके साथ ये क्या करता है, इसमें हमारे पास जिंक +2 है, ये -2 है, तो ये हमारे पास इधर क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाती है। द बॉन हाइबर साइकिल इज़ यूज टू कैलकुलेट। तो बॉन हाइबर साइकिल जो है ये हम आयनिक कंपाउंड के जो लेटेस्ट एनर्जी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं, लाइक डेल्टा एच आयनाइजेशन, डेल्टा एच एफिनिटी, डेल्टा एच डिसोसिएशन, सब्लिमेशन, फॉर्मेशन, और आखिर में जाके हम इसके साथ लेटेस्ट एनर्जी है ऐड करते हैं, और इसका पूरा एक प्रोसेस है, ये आप देख लें, ठीक है, ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड एस। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है sp। कैसे, 2 तरीके हैं। एक तो आप स्ट्रक्चर से मालूम कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा है। आपको पता है बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के साथ ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, 2 सिंगल बॉन्ड है। तो आपने याद रखना है जब भी 2 सिंगल बॉन्ड हो, 2 सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है। जब 3 सिंगल बॉन्ड हो तो हमारे पास होती है sp2। जब 4 सिंगल बॉन्ड हो तो हमारे पास होती है sp3। साथ में आप दूसरा फार्मूला भी याद रख लें, Z इज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव, प्लस इसके साथ आपने मानो वैलेंट ऐड करना है, मानो वैलेंट एटम्स जितने भी हो, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये एक फार्मूला है, किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन इसके थ्रू मालूम कर सकते हैं। अब मैं इसका मालूम करता हूँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम चूँकि सेकंड ग्रुप में है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स। तो आपको पता है पीरियड टेबल में एक ग्रुप है फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और साथ में हाइड्रोजन। ये सारे एलिमेंट जो है ये मोनोवैलेंट हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लें हमारे पास 2 मोनोवैलेंट एटम है, तो मैंने 2 लगा दिया। साथ में न इस पे पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा किस्सा इधर ख़त्म, और मल्टीप्लाई बाय इधर जो 1/2 है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू 4, ये हमारे पास बन जाएगा 2। और मैंने आपको बता दिया कि जब 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि sp में हमारे पास कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री एंगल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंजेस इन EMF इज इंड्यूस इन द कॉइल। जब भी हमारे पास एक मैग्नेट जो है एक कॉइल के करीब आता है, उससे दूर जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है दैट कॉइल। नेक्स्ट हमारे पास है एफिनेफ्रिन इज सिक्रेटेड बाय, एफिनेफ्रिन इज आल्सो कॉल्ड एड्रेनलिन, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज नॉन एफिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनलिन। दिस इज सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल मेडुला विच इज़ अ इनर पार्ट ऑफ एड्रीनल
ग्लैंड, ठीक है। और ये एड्रीनल ग्लैंड जो है दिस इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ योर किडनी, जो किडनी का टॉप होता है उस पर होता है, एंड दी आर 2 इन नंबर, ठीक है, 2 इन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका कॉमनली नोन एज, तो इसको हम कैटिकोल कहते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी आप ड्रा कर सकते हैं, दिस इज़ बेंजीन and this is OH here and this is OH, तो this is the structure of 1,2 dihydroxy benzene। नेक्स्ट हमारे पास है the element that react with alkyl halide to form Grignard reagent, तो that is magnesium। magnesium क्या करते हैं हमारे पास, this is alkyl halide, this is alkyl group, this is halide, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अप टू आयोडीन, दिस इज़ मैग्नीशियम। और जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्ट करता है हमारे पास क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। इधर भी आप देख सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। और पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, हाई माइनस लोअर, ठीक है। तो दिस इज़ हाई पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ लोअर पोटेंशियल, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। द यूनिट फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़, तो इसके 2 यूनिट्स हैं हमारे पास, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, दोनों इसके यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फिनोल इज़, तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला फिनोल इज़ C6H5OH, ठीक है। और दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द फिनोल। नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू अचीव मैक्सिमम रेंज इज़, तो आपको पता है कि डिफरेंट एंगल्स के साथ जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट रेंज आती है। व्हाट इज़ रेंज, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज़ नोन एज रेंज। तो जब हम 45 एंगल पे थ्रो करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज जो है वो अचीव होती है। अगर हम इससे नीचे आते हैं, इस एंगल से ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास रेंज क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अलबत्ता हाइट जो है, हाइट वो एंगल इंक्रीज़ करने से हाइट इंक्रीज़ होता है। लाइक अगर मैं 80 पे फेंकूँ तो हाइट इंक्रीज़ होगा, रेंज कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ टोटली इज़, तो टोटली का सिनोनिम जो है कम्प्लीटली है या एंटायरली है। फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल एनवलप, तो आपको पता है बैक्टीरियल एनवलप में मेनली 2 चीज़ें होती है, एक हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल। लेकिन जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें एक और मेम्ब्रेन भी होती है, दैट इज़ आउटर मेम्ब्रेन। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे पास आती है बैक्टीरियल एनवलप में। लेकिन फ्लैजेला जो है दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल एनवलप, सो और करेक्ट ऑप्शन इज़ बैक्टीरिया। अच्छा, इससे पहले हम एक और वीडियो भी बना चुके हैं कल वाली, अगर वो आपने नहीं देखे तो फर्स्ट जाके वो एक्सपीरियंस भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्मोन कोलीसाइटोकाइनिन, और इसका एब्रीवेशन भी याद रख ले, कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इसकी एब्रीवेशन क्या है। तो ये सीक्रेट होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसका फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास को कंट्रैक्ट करना, उसको स्टिमुलेट करना ताकि वो बाइल सीक्रेट करे इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरे भी इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एथेनॉल व्हाट इज़ फॉर्म्ड, तो जब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, साथ में इसका फार्मूला भी आप याद रख ले, RMGX, दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज़ अल्काइल ग्रुप, दिस इज़ मैग्नीशियम एंड दिस इज़ हैलोजन। तो जब ये रिएक्ट करता है विद एथेनॉल तो हमारे पास बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर हमारे पास एथेनॉल के अलावा ये मेथनॉल के साथ करता है तो फिर हमारे पास होती है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथनॉल के साथ रिएक्ट करता है, और सेकेंडरी कब बनता है, जब ये हमारे पास एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है। साथ में एग्जांपल भी आपको गिवन है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जब रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ तो हमारे पास बनता है 2 प्रोपानोल, ठीक है, जिसके सेकंड कार्बन पे हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो, दैट इज़ कॉल्ड 2 प्रोपानोल। नेक्स्ट हमारे पास है द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल प्राइमली डिपेंड्स अपॉन, तो जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है दैट इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब कैसे, हमारे पास दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज़ सेकेंडरी एंड दिस इज़ टर्शियल अल्कोहल। तो जो कार्बन OH के साथ करीब अटैच होता है, तो जैसे जैसे कार्बन चेन जो है इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होता है। लेकिन हर रिएक्शन का एक अपना प्रोसीजर होता है, तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन पर भी, लेकिन कार्बन नेचर ऑफ द कार्बन एटम पे ये डिपेंड करता है जनरली। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 0.1 माइक्रोफेराड कंटेन
इतना कूलम चार्ज, व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो आपको पता है कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, एंड जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस है इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन है, दैट इज़ 0.1 माइक्रो की जगह हम लिख लेंगे 0-6 और पेराट, ठीक है। साथ में जो हमारे पास चार्ज गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 4000 कूलम। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा हाफ Q² डिवाइडेड बाय C। तो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, इस फार्मूले को अगर आप इसमें पुट कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और हम इसको सॉल्व भी करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज हमारे पास है 4 n to 10⁻⁴, अगर इसको आप इधर ले गए तो 3 बन जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आप लगा दें, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है जो कि C है हमारे पास कैपेसिटेंस, तो ये अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले इंटू 1 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, ये पॉइंट हमने इधर ला के कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, इसको जनरली बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 1 और 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय, और ये स्क्वायर जब इसके ऊपर आ जाए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए 6, ये मैथमेटिक्स का जनरल रूल है आपको पता होगा, और ये हो जाएगा -7। ये 2 इसके साथ कैंसिल कर दे तो हमारे पास बन जाएगा 8 × 10⁻⁴, ये 6 है और ये 7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 8 × 13। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 8 × 10⁻13 जूल्स। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन बोरॉन रिएक्ट विद वाटर एट अ हायर टेम्परेचर इट फॉर्म। तो एक रटलाइज सा क्वेश्चन है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज ऑक्साइड ये प्रोड्यूस करता है, आपके बुक का लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है विच हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन चेन पे। जितना कार्बन चेन बड़ा होता है तो हमारे पास क्या होता है उतना ही एक सेम कैटेगरी में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, ठीक है। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड भी होता है, लेकिन जब कंपाउंड सेम हो तो फिर हम कार्बन चेन को देखते हैं। तो पाल्मेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में हमारे पास है 18 कार्बन्स, ब्यूटारिक एसिड में कार्बन हमारे पास है 4, एसिटिक एसिड में है हमारे पास 2, पाल्मेटिक एसिड में हमारे पास है 16 कार्बन्स। इनको देखते हुए जिसमें सबसे कम कार्बन नंबर होगा दैट इज़ एसिटिक एसिड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सबसे कम है। साथ में जो दूसरे कंपाउंड्स है इसको भी आप एक नज़र देख लें, शायद ये भी आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्चुअली ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं वाटर, नंबर 2 HF, नंबर 3 NH3। तो इन सब में हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज अमॉन्ग HF, देन H2, देन NH3। लेकिन अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट के मुतालिक पूछा जाए, ये ट्रेंड मैं लिखता हूँ किसके लिए, HF, फिर हमारे पास H2, फिर NH3। तो ये दिस इज़ फॉर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो फिर आपका ये होगा H2, देन HF, देन NH3। NH3 का कुछ -17 इस तरह कुछ इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पेड ये होगा। तो दोनों आपने याद रखने, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी और साथ में जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी आपने याद रखना है। और रीज़न इसका क्या है HF का कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम होता है दिस इज़ enclosed by या दिस इज़ बाउंडेड बाय 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। तो उसके लिए उसकी वजह से इसको लॉस करना एज अ प्रोटॉन ये मुश्किल होता है, तो इसलिए इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एज। तो हमेशा आपने याद रखना है कि मेटल का जो अल्फ़ा होता है दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका होता है नेगेटिव, ठीक है। दिस इज़ फॉर नॉन मेटल एंड दिस इज़ फॉर मेटल्स, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, इस केस में।
मेटल के केस में यानी पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज़ होगा, और नॉन मेटल में मतलब ये होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगा, यानी इसका मतलब नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्सिनोल इज़ आल्सो नोन एज बेंजीन डाइओल। दिस इज़ बेंजीन और 2 हमारे पास क्या है, डाइओल। अगर इसका आपसे दूसरा नाम पूछा जाए तो 1 2 3 4 ये तो इस तरह लगाया गया है, लेकिन आप इसको अगर इस तरह ड्रा कर लें कुछ यू, तो 1 OH इधर लगा दे, OH इधर लगा दे, तो बेंजीन 1,2 डाइओल भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज प्राइमरीली कैरिड आउट बाय, तो दिस इज़ सिंपल लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर लेमिना फंक्शन एस। तो न्यूक्लियर लेमिना ये आपके साथ न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसके डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, ये उसके 2 मेम्ब्रेन हो गए। इन 2 मेम्ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है। और इसका फंक्शन बहुत सारे इसके फंक्शन है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर प्रोसेस में, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में, तो इसके डिफरेंट फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास है द जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, तो इसका फार्मूला होता है कार्बन फिर H2O और होल N, यानी कार्बन हो गया फिर H2O और होल N। अच्छा, ये H2O इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि जो इनिशियल जो कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर हुआ थे उसमें ये फार्मूला जो है फॉलो होता था, और इसलिए हम इनिशियली कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते थे, हाइड्राइड ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इनिशियली हम इसको ये बोला करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ऐसे कंपाउंड डिस्कवर हो गए जिसमें ये फार्मूला फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अब भी उस रियलिटी की वजह से इसको यही बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अली हैज़ रीच अहमद हैड नट। तो इस सेंटेंस को आपने करेक्ट बनाना है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कंट्रडिक्शन हो तो इसमें हम बट यूज़ करते हैं, ठीक है। और चूंकि इधर कामा यूज़ हुआ है, और ये हमारे पास जो आपने पढ़ा होगा पेन बॉयज़, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एफ से पार, एंड, नो, बट और यट। तो ये बट जो है इधर से आया हुआ है, और इससे हमेशा हम पहले से क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अली हैज़ रीच्ड कॉमा बट अहमद हैज़ नट। नेक्स्ट हमारे पास है द राइपनिंग ऑफ फूड इज़ प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो दिस इज़ वेरी फेमस MCQ जो बार बार रिपीट होता है, तो दिस इज़ इथाइलिन गैस। जो आपने देखा होगा टोमेटो या आजकल जो मैंगोज़ वगैरह, इसको राइपन करने के लिए और मतलब रेडिश करने के लिए, और इसके लिए हम इथाइलिन गैस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लॉयड सेल अकर ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन हमारे पास एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि मसल में प्रेजेंट होती है, उसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ पेप्सिन एज। तो पेप्सिन हमारे पास स्टमक में मौजूद ही होता है, इसका काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। पी से आप याद रख लें, पी से, तो पी से पेप्सिन एंड पी से प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट वॉल ऑफ द हार्ट या थिक वॉल ऑफ द हार्ट, तो दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इससे हमारे पास निकलते हैं अयाटा, ये आप देख सकते हैं इधर, दिस इज़ अयाटा। तो ये अयाटा जो है इसमें चूँकि हाई प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो फॉर्म किया जाता है, तो इसलिए ये दिस इज़ द मोस्ट थिक। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये आप सारे स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन के देख ले, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, और उनमें कौन कौन से बॉन्ड है ये आप ज़रूरी है ये आप देख ले। नेक्स्ट हमारे पास है विच मालिक्यूल इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट अ क्रोमोसोम। तो दिस इज़ माइक्रोट्यूब्यूल। जब हमारे पास माइटोसिस वगैरह होती हैं तो सेंट्रियोल आ जाते हैं, और उससे माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह इराइज हो जाते हैं एट डिफरेंट पोल्स, और इसमें पेयर किया होता है क्रोमोसोम जो है उस पर अटैच हो जाता है, ठीक है, इसी तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है कॉज ऑफ मसल फटीग एज। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है, मसल डैमेज भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। Which bacterium is a major risk factor for developing peptic ulcer? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में H पाइलोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने दोनों नाम जो है वो याद रखने, H पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यह एक बैक्टीरिया होता है जो कि स्टमक के अंदर लिनिंग पे होती है। फर्स्ट टाइम पे ये कंसिडर किया जाता था, जो इनिशियल टाइम था, कि जो स्टमक का इनर लेयर होता है, म्यूकस लेयर, वो जो है HCl की इफ़ेक्ट की वजह से वो ख़राब हो जाता है, उसमें इरोजन हो जाती है, वो ज़ख्मी हो जाता है।
तो तब जाके HCl की वजह से, चूँकि स्टमक के अंदर HCl होता है, उसकी वजह से ये जो अल्सर है ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे आप कोई एसिड वाला खाना खाते हैं, कढ़ाई वगैरह ये सारी चीज़ें, तो आपका मैदा जल रहा होता है, तो वो तब जलता है जब अंदर वाला म्यूकस का जो लेयर है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट था, फिर बाद में ये बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हुआ और तकरीबन 60% जो H पाइलोरी के केसेस हैं ये इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, ये जो अल्सर होता है ये H पाइलोरी की वजह से होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में आपको फ्री FNS ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में इससे पहले भी हमने कुछ 3-4 एक्सपीरियंसेस के वीडियोस बनाए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास है ईस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, तो ईस्टर बॉन्ड हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के दरमियान। ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज़ अल्कोहल। जब ये बनता है बॉन्ड इसके दरमियान, तो हमारे पास बनता है ईस्टर प्लस वाटर। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हैं दिस इज़ एसिड एंड दिस इज़ अल्कोहल। ठीक है, जब ये हमारे पास बनता है तो हमारे पास C डबल बॉन्ड R और OR, दिस इज़ जनरल फार्मूला। इन ए SN2 रिएक्शन विच न्यूक्लियोफाइल इज़ यूज, तो इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है एंड रीज़न इसका ये है क्योंकि SN2 रिएक्शन आपको पता है, कुछ चीज़ें इसके बारे में आप याद रख लें। सबसे पहले ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है तो फिर उसको ज़रा डिटेल में देख ले। सेकंड थिंग इज़ के ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, और थर्ड थिंग ये है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसमें हमारे पास एट अ टाइम जो है जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और जो इससे एक चीज़ रिमूव होता है वो एक ही स्टेप में होता है, तो इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना ज़रूरी है ताकि जो सब्सटेंस इसने रिमूव करना है वो ईज़िली रिमूव कर पाए। ठीक है, और जो SN1 रिएक्शन होता है चूँकि वो 2 स्टेप में होता है और फर्स्ट स्टेप में वो कार्बोकेटायन बन जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर वीक न्यूक्लियोफाइल भी उस पर अटैक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बॉन्ड बिटवीन मोनोसेकेराइड इज़, तो मोनोसेकेराइड में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और ये मोनोसेकेराइड यूनिट्स में होता है, और जो डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड्स है या आप सिंपली के ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, तो वो बनते हैं इसी बॉन्ड की वजह से। ठीक है, और इसमें आपने याद रखना है कि इस साइड पे कार्बन, दरमियान में ऑक्सीजन, इस साइड पे कार्बन। अगर आपको आ जाए कि ये कौन सा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द मेम्ब्रेन सराउंडिंग अ वैक्यूल इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि वैक्यूल जो है ये प्लांट्स में होती है, किसमें, प्लांट्स में। और हमारे पास ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल, और ये प्लांट में एक ही होता है बड़ा सा। ठीक है, और साथ में ये भी याद रख ले कि इस सेंट्रल वैक्यूल की वजह से प्लांट्स का जो न्यूक्लियस है ना वो पेरिफेरी पे होता है। ठीक है, साइड्स पे, जबकि एनिमल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक स्केलेटल मसल, तो एक्सेप्शन अलग चीज़ है, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ। तो सेकंड बात ये है कि टोनोप्लास्ट के अंदर का जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेल सेप। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अच्छा, तो इसको आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपने कैल्शियम फ्लोराइड का फार्मूला फाइंड आउट करना है जिसका फार्मूला है CaF2। कैल्शियम का 40 है एंड फ्लोरीन का हमारे पास है 19 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इसको आपने कैलकुलेट करना है, एक आंसर आपको आएगा x। ठीक है, उस x को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये तो 1 मोल का है ना, तो उसको आपने फिर मल्टीप्लाई करना है 2.5 मोल के साथ, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय दैट x, तो आपके साथ आ जाएगा 195 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, या जस्ट चूँकि मास आपसे पूछा है तो ये ग्राम्स में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल पैक्सेशन अकर थ्रू, तो दिस अकर थ्रू नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस होता है इनटू एमोनिया बाय यूजिंग एंजाइम दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजिनेज। रॉक्स आर द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो आपको पता है इकोसिस्टम में दो चीज़ें होती है, एक होते हैं बायोटिक और एक होता है एबायोटिक।
बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग, जो भी आप कह दें, ठीक है। और ए का मतलब होता है विदाउट या नॉन, ठीक है। तो एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग, एनबायोटिक मीन्स लिविंग थिंग। तो हमारे पास रॉक्स जो हैं दिस इज़ एबायोटिक, और इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें भी देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन रेंजेस फ्रॉम। तो जो फास्टिंग में होती है, जब आप खाना नहीं खाए हो, तो उस टाइम ये 70 to 110 मिलीग्राम पर डिसीलीटर होता है। और बाकी अगर आपके बुक में ये डायग्राम मेंशन हो तो उधर आप देख लें, करेक्ट ऑप्शन आपका उधर से बनेगा। तो उसमें आपके साथ आप देख लें कि फास्टिंग में कितना होगा, ठीक है। ईटिंग के बाद जब आप रोटी खा लें तो ज़ाहिर बात है ग्लूकोज जो है उसका लेवल बढ़ेगा। और आफ्टर ईटिंग 2 to 3 आवर्स उसमें आप देख लें, ठीक है। तो ये सारे आप चीज़ें इसमें देख लें, नॉर्मल का भी देख लें, ठीक है। और जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी देख लें कि उनका कितना होता है। अच्छा जी, विच डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज़ ड्यू टू द ऑटो इम्यून सिस्टम। तो ऑटो इम्यून सिस्टम जो है ना, उसका ये एक एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। साथ में आप ये भी याद रख लें, अर्थराइटिस का मतलब, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट्स, और आइटस का मतलब होता है आइटस का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो मतलब सिंपल इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। तो आर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें सिर्फ एक टाइप जो जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें बॉडी ख़ुद जो है अपने जो जॉइंट्स है उसको डिस्ट्रॉय करने में लगी होती है, तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट थिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्स इज़, तो वैक्स का एक ही फंक्शन है प्राइमरी, दैट इज़ वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स दी, तो ये हमारे पास देता है एक्सेलरेशन। और आपको पता होता है कि स्लोप हमारे पास बराबर होती है वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। तो वाई में देख लें हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम है। तो आपको पता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ में आप देख लें कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का क्या मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, और या बॉडी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें आप देख लें कि जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बाय, तो इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बाय कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और जब इसकी इक्विलिब्रियम जो है तब मेंटेन होती है, तब एस्टेब्लिश होती है जब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ये आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास इधर से इंक्रीज़ हो रहा है एक रिएक्टेंट, और दूसरा जो है डिक्रीज़ हो रहा है, और इस पॉइंट पे इनकी क्या हो जाती है, जॉइनिंग हो जाती है, एंड देन ये जाके इसके बाद इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम जो है अचीव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, जितना रिएक्टेंट बनेगा उतना प्रोडक्ट जो है खुद वो भी बनेगा, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एंड प्रोडक्ट अगेन बैक साइड पे रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। साथ में आपने ये भी याद रखना है कि इक्विलिब्रियम जो है कौन से रिएक्शन में एस्टेब्लिश होगा, ये हमेशा एस्टेब्लिश होगा रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है। नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग इज HCN इन हाइड्रोजन साइनाइड अंडरगोज, तो हाइड्रोजन साइनाइड का जो आप देख ले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, तो इसको आप मिल जाएगा ये वाला रिएक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिंपल क्या चीज़ है कि इसके लिए हमें साइनाइड आयन चाहिए, तो HCN जो है ये हाइड्रोजन लॉस करके प्रोटॉन हमारे पास बन जाएगा CN नेगेटिव, और साथ में प्रोटॉन ये CN नेगेटिव जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और एज ए कार्बन न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर जाके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। तो जो CN नेगेटिव है कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एंड जो OH नेगेटिव है उसके साथ ये प्रोटॉन मिलके हमारे पास सायानोहाइड्रिन बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमीटर्स आर प्राइमली यूज टू डिटरमाइन, तो इसको हम यूज़ करते हैं मास टू चार्ज रेशो फाइंड आउट करने के लिए, और पूरा एक डिटेल प्रोसेस है, आपके फिजिक्स में भी ये टॉपिक है और आपके केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन, तो ये एक्ट करती है ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ टू कीप इट ऑन दैट पाथ, ठीक है।
अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाता है तो फिर बॉडी जो है एक टेंजेंशियल लाइन टू द सर्कल, उस सर्कल से बाहर जाएगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, तब जाके बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो बॉडी जो है इस जो सर्कल है उससे एक टेंजेंट लाइन पे इस तरह बाहर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज क्लोरोफिल ए है द केमिकल फार्मूला। तो क्लोरोफिल ए का केमिकल फार्मूला है C55, हाइड्रोजन 72 है, मैग्नीशियम N4, नाइट्रोजन 4 है एंड ऑक्सीजन 5। साथ में आप ये भी याद रख ले कि दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल अमंग ऑल क्लोरोफिल टाइप्स, और ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, यानी सनलाइट को कन्वर्ट करता है इनटू एटीपी, एनर्जी में कन्वर्जन इसकी होती है। साथ में आप ये भी याद रख ले कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि आप क्लोरोफिल बी का भी याद रख लें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कार्बन दोनों में सेम है, हाइड्रोजन इसमें 2 लेस है, मैग्नीशियम अपनी जगह, नाइट्रोजन भी अपनी जगह, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन में डिफरेंस है और हमारे पास हाइड्रोजन में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन इसमें 6 है, इसमें हाइड्रोजन 70 है और इधर हमारे पास 72 है एंड ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 5 है। Which of the following is aromatic reaction? Inhalation, नाइट्रोजन, नाइट्रेशन, none of these। तो इनहिलेशन कोई चीज़ ही नहीं है, नाइट्रोजन तो सिर्फ एक एलिमेंट है या गैस के लिए मॉलिक्यूल के दे। नाइट्रेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रेशन हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है अटैक करता है ऑन बेंजीन, और इससे एक हाइड्रोजन, आपको पता है कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है ना, तो इससे ये हाइड्रोजन रिमूव करता है एंड ख़ुद जाके इसका जो Na2 पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाता है, हमारे पास बनाता है नाइट्रोबेंजीन, और अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इसके डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो H2SO4 एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हमारे पास बनता है नाइट्रोबेंजीन। द विस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट्स द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज़। तो इसका शेप जो है ऑक्टाहेड्रल है। बाकी इसके डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा टाइप है, sp3d2 और बॉन्ड एंगल 9 है, ठीक है। एंड इसका जो नाम है उस सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूल विथ 4 बॉन्डिंग पेयर एंड नो लोन पेयर विल हैव। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आपको AB4 टाइप आ जाए, AB4, ठीक है, तो इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इसका ये हो सकता है कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बॉन्ड पेयर में आ जाए, ठीक है, बॉन्डिंग पेयर में। तो इस केस में लाइक अगर मैं मिसाल दे दूँ CH4 का, तो CH4 में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये सारे हमारे पास हाइड्रोजन के आउटर शेल में भी 4 है, तो हमारे पास बन जाएगा CH4, ठीक है। तो CH4 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। एनिमल विद अ सॉफ्ट बॉडी यूजली प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड शेल। तो ये मोलस्क का जो ये शेल होता है इसकी तरफ इसका इशारा है, एंड दिस इज मोलस्का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइलम कॉर्डेट? एक्सोस्केलेटन, नोटोकॉर्ड, रेडियल सिमेट्री, सीमेंटेशन। तो पाइलम कॉर्डेट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें एक हमारे पास ये है कि इसमें नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। सेकंड इज़ डार्सल, यानी बैक साइड पे डार्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज़ के जिसको हम परपोरेटेड पेरिंग्स कहते हैं, ये होता है, ठीक है, जो कि फिश और एम्फीबियन में रह जाता है, जबकि दूसरे जो कॉर्डेट्स है उसमें ये फिर लेटर जो लाइफ है उसमें ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में परपोरेटेड पेरिंग सब में होता है, ह्यूमंस में भी होता है, बाकी बर्ड्स फिश सब में होता है, ठीक है। लेकिन फिश में ये एज अ गिल स्लिट पर मेंटेन हो जाता है पूरी लाइफ में, और जो दूसरे हैं उसमें ये ख़त्म हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ नोटोकॉर्ड। ये आप देख भी सकते हैं, हमारे पास एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर देयर अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द कॉर्डेट बॉडी, तो दिस इज़ नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज इन आइडियल गैसेज एज। तो हमेशा आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आइडियल गैसेस, एक पॉइंट तो इसका ये है कि इसमें जो गैस का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है।
और सेकंड थिंग इसका एक पोस्टुलेट ये है कि इन गैसेस के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा वो नहीं होगा, जबकि रियल गैस जो कि हम देखते हैं डेली लाइफ में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, ये सारी चीज़ें, तो इसके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी होता है, साथ में इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकास टेस्ट इज यूज टू, तो दिस इज यूज फॉर द डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? लोकास रीजन आपको पता है कि इसका जो रिएक्टेंट्स है वो जिंक क्लोराइड प्लस HCl है, दिस इज़ लोकास रिएजेंट। हम इसको रिएक्ट करते हैं विद अल्कोहल, ठीक है, जो भी अल्कोहल हो, प्राइमरी हो, टर्शियरी हो, जो भी हो, तो अल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन होता है तो हमारे पास बनता है अल्काइल हैलाइड का एक क्लाउडी लेयर। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हमारे पास, मैंने तो बहुत ख़राब सा बना दिया, लेकिन इसके अंदर जो है एक क्लाउडी सा लेयर बन जाता है, ठीक है, और वो क्लाउडी लेयर के बनने के टाइम के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। कैसे? अगर ये रिएक्शन फ़ौरन हो गया इमीडिएटली तो इसको हम कह दें कि ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। अगर 5 to 10 मिनट बाद हो गया तो इसको हम कह गए कि ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी है। लेकिन अगर हमारे पास इसमें ऐसा हुआ कि इसने रिएक्शन नहीं किया रूम टेम्परेचर पे, तो ये प्राइमरी हमारे पास अल्कोहल होगा। और प्राइमरी अल्कोहल भी रिएक्ट करता है लेकिन उसके लिए हीट चाहिए होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ 1 टेस्ला, तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ गास, और आपको अगर पूछा जाए गास के मुतालिक तो 1 गास इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम वाज, तो कार्नेगले इन 1842। और साथ में आप ये भी याद रख लें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने, बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इसको नाम दिया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग, इसने क्रोमोसोम का नाम दिया था। और ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर डिटेल में चाहे तो दिस इज़ इधर एक प्रोटीन होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, एंड इस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। दीज आर क्रोमेटिड्स, ठीक है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। और बाकी अगर ये है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इज़ अ यूनिट ऑफ, तो इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इधर वाट लिखा है तो इट्स अ यूनिट ऑफ पावर, लेकिन आपने इसमें गलती नहीं करनी, ठीक है। और इसका सिंपल अगर आप याद करना चाहते तो पावर हमारे पास बराबर होती है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, या आप कह सकते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, बिकॉज एनर्जी इज़ आल्सो वर्क, या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक ये दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल हैं, दोनों का यूनिट भी सेम है, तो इसलिए वर्क एंड पावर जो है एक दूसरे के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इधर आप देख रहे हैं अगर पावर का यूनिट है हमारे पास वाट, इधर आप वाट लिख दें, ठीक है, और हमारे पास एनर्जी अपनी जगह रह गई, और टाइम का यूनिट आप आवर लिख दें, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वाट आवर बन जाएगा, और किलो तो हमारे पास एक प्रीफिक्स है, ठीक है। हमारे पास है 2 कार गोज इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 160 170 रिस्पेक्टिवली, दियर रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो अब इसमें आप देख लें हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और जब भी 2 ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इंक्रीज वो उसके सम के मुताबिक होती है, ठीक है। तो अगर इस दोनों को आप ऐड अप कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 330 किलोमीटर पर आवर। वर्क डन इन अ लीनियर मोशन इज इक्वल टू, तो वर्क डन हमेशा बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन सेम उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो, कौन, जो हमारे पास सोर्स चार्ज है किसी टेस्ट चार्ज पे। अब इसमें आप देख लिए अगर टेस्ट चार्ज तो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर सोर्स चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक है, और जब इस डायरेक्शन में फोर्स होगा तो इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। अब इसमें ये नेगेटिव है और इधर हमारे पास टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अब ये फोर्स इस पर अपनी तरफ लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड दिस नेगेटिव चार्ज है। सेम इसी तरीके से भी हो सकता है, रेडियल है, ये लीनियर है हमारे पास, ठीक है, और ये जो दो है ये इंडिविजुअल चार्जेस की मुताबिक है। द सिनोनिम ऑफ प्रीरोगेटिव इज, तो इसका होता है हक उर्दू में जिसको कहते हैं, ठीक है, या राइट्स या प्रिविलेजेस जो भी आप कहते हैं। डैश इज़ गुड न्यूज़ इज़ हेयर, तो आपने इसके साथ क्या लगाना है, द गुड न्यूज़ इज़ हेयर, बिकॉज
स्पीकर ने कुछ इससे पहले कुछ न्यूज़ दिया है और उसकी तरफ ये रिपोर्ट करके इधर ये सेंटेंस मेंशन कर रहा है कि द गुड न्यूज़ इज़ हेयर। ठीक है, वैसे न्यूज़ के साथ अगर सिंपल न्यूज़ आ जाए तो फिर आप इसके साथ आर्टिकल ए लगा सकते हैं। बर्ड्स एक्चुअल हैव अ रिड्यूस डैश एज कम्पेयर टू मैमल्स। तो बर्ड्स में जो मिड ब्रेन है वो रिड्यूस होती हैं, ह्यूमन में भी रिड्यूस होती है, बर्ड्स में भी रिड्यूस होता है। साथ में अगर आपसे ये पूछा जाए कि बर्ड्स का कौन सा ब्रेन पार्ट है जो कि एडवांस है, मोर एडवांस देन मैमल, तो दैट इज़ सेरेबेलम। ठीक है, और आपको पता है सेरेबेलम का फंक्शन होता है बैलेंस रखना। ठीक है, और बर्ड्स जो कि हवा में उड़ते हैं तो इसलिए उनके लिए बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उनका जो सेरेबेलम है वो मोर एडवांस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मैमल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग जी स्कीम द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस एन। तो आपको पता है फोटोलिसिस जो है वो दो किस्म की होती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, एक साइक्लिक होती है, एक नॉन साइक्लिक होती है। जो नॉन साइक्लिक होती है उसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पता है NAD और ATP दोनों प्रोड्यूस होती है, इसके करेक्टरिस्टिक ये है। तो इसमें हमारे पास दो फोटो सिस्टम है, वन इज़ फोटो सिस्टम 2 एंड अदर इज़ फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 को हम P680 भी कहते हैं, इधर अदर डिमेंशन भी हैं। ठीक है, P680 फोटो सिस्टम 2 को हम P680 भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख लें कि इस साइड पे हमारे पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। ठीक है, तो P680 या फोटो सिस्टम 2 ये दोनों आपने याद रखना है कि इसमें वाटर की ऑक्सीडेशन होती है। विक्यूल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड अगेन एब्सेंट एंड प्रोकैरियोटिक सेल, या साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि एनिमल में भी एब्सेंट होती है। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस जो होता है विक्यूल जो होता है, और साथ में आप ये भी याद रख लें कि इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है विक्यूल के इर्द गिर्द, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। पिछले कुछ एक्सपीरियंस में ये MCQ भी आया था। ड्यूरिंग बर्थ विच हार्मोन इज एक्टिव, तो ये आपने याद रखना है, दिस इज ऑक्सीटोसिन, और इसका काम क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, बेबी को पुश करना during childbirth. The next is the liver is surrounded by a thin membrane called glycine capsule. तो हर अर्गेनली या हर अर्गन जो है बॉडी में उसको कोई ना कोई मेम्ब्रेन सराउंड करता है, जिस तरह बोन को पेरिऑस्टियम करता है, कार्टिलेज को पेरिकॉन्डियम करता है, हार्ट को पेरिकार्डियम करता है। ठीक है, और इस तरह दूसरे मेम्ब्रेन्स है हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजिस मेम्ब्रेन करता है, तो इसी तरीके से लिवर को ग्लिसिन कैप्सूल सराउंड करता है। सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज इज, तो डिफरेंट कंटेक्स्ट में इसके डिफरेंट मीनिंग आ सकते हैं, सिनोनिम आ सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट में आया था वो है रिलीज। इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी, तो आपको पता है जब प्रोजेक्टाइल की मोशन होती है तो बॉडी पहले ऊपर जाता है। ठीक है, एक टॉप पे पहुंच जाती है, फिर इसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लें कि इसका हाइट जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, तो आपने याद रखना है कि इसमें वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है ना, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मतलब चेंज होता रहता है, लेकिन एक्स कंपोनेंट हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल पे जो होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो ये मोशन इसने करना है ना, तो वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, जबकि वी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज 32 ग्राम रिमेन 2 ग्राम आफ्टर 60 डेज, हाफ लाइफ विल बी। तो इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। आपने ये करना है कि 32 से जाना है आपने 2 ग्राम्स की तरफ। ठीक है, और ये हो जाएगा 60 डेज में। आपने हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है, बस सिर्फ आपने एक ही फार्मूला याद रखना है, हाफ लाइफ हमारे पास बराबर होती है टोटल टाइम डिवाइड बाय n। अब n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, हाफ लाइफ। अब 32 को आपने क्या करना है, हाफ करना है, तो हमारे पास 16 बन जाएगा, फिर इसको हाफ करे 8 बन जाएगा, इसको हाफ करे 4 बन जाएगा, और 4 से जाके 2 बन जाएगा। अब इसमें हाफ लाइफ आप काउंट करिए, ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गया, ये सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, तो n हमारे पास हो गया 4। अब सिंपल इस फार्मूले आपने पुट करना है, तो t हमारे पास है 60 डिवाइड बाय 4, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो हमारे पास 15 बन जाएगा। बाकी इसके बहुत फार्मूलाज हैं, आप उसकी तरीके से करना चाहते हैं दैट्स गुड, लेकिन ये एक सिंपल सा मेथड है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यू मस्ट पे यूर डेब्ट्स, तो जो मतलब एक ओन सा होता है जो आपने कर्ज लिया है उसको कहते हैं। ठीक है, तो इट्स एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तो इसलिए हम इधर मस्ट ही लगाएंगे। ही रेन एज क्विकली एज ही डैश इन द रेन, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज गुड।
आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट फॉर 5 years स्टडीज़। तो हैव बीन जब पार आ जाता है तो उसके साथ हम फिर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंसेज होती है परफेक्ट कंटिन्यूस तो उसको हम लगाते हैं, ठीक है। तो इधर हैव बीन स्टडिंग आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। विच द फॉलोइंग इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल? CCl4, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इसमें आपने बस एक ही ट्रिक याद करना है पोलर नॉन पोलर के लिए। जो कंपाउंड साइमेट्रिक होगा, जो कंपाउंड साइमेट्रिक होगा वो हमेशा होगा नॉन पोलर, ठीक है। अब नॉन साइमेट्रिक का क्या मतलब है? नंबर 1, नो लोन पेयर, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पास क्या है? CCl4 है, ठीक है। अब CCl4 में आप देखें हमारे पास कार्बन है, इसके आखिरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इसने क्लोरीन के साथ क्या किया है? बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, साइमेट्रिक के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी इसके साथ एलिमेंट्स ने बॉन्ड बनाए वो सारे सेम होनी चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशन है, लोन पेयर नहीं होनी चाहिए इस सेंट्रल एटम पे। दूसरी बात यह है कि जो एटम इसके साथ अटैच है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप देख लें, हमारे पास इसमें क्या है? दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। बाकी बॉन्ड्स दोनों साइड पे भी सेम है, ठीक है, ये कोई मसला नहीं। एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसमें आप देखें लोन पेयर नहीं है, साथ में हमारे पास क्या है? एटम्स जो सराउंडिंग है वो भी सेम है। लेकिन सिर्फ एक ही एग्जांपल है HCl। अब इसमें आप देख लें कि हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, तो दैट्स वाई इट्स अ पोलर कंपाउंड। विच एग्जान को ट्रांसमिट इन एक्शन पोटेंशियल मोस्ट रैपिडली? तो उस एग्जान में एक्शन पोटेंशियल पास्ट होगा जो एग्जान थिक होगा, ठीक है। नंबर 1 थिक होना चाहिए। नंबर 2 इसके इर्द गिर्द जो माइलिन शीट है ना, दैट्स मेड ऑफ पेट्स, तो ये माइलिन शीट होना चाहिए। बाज़ एग्जाम पे माइलिनेटेड होते हैं, बाज़ नॉन माइलिनेटेड होती है। तो जो माइलिनेटेड होगा उस पर हमारे पास जल्दी से वो ट्रांसमिट होगा और जितना कम माइलिनेटेड होगा वो ज़्यादा। साथ में एक और चीज़ भी याद रख लें कि लेंथ ऑफ एग्जान, जितना एग्जान लेंथी होगा तो उसमें एक्शन पोटेंशियल मोस्ट रैपिडली ट्रांसमिट होगा। क्योंकि अगर एग्जाम छोटे हैं तो आपको पता है फिर जो इसके साइनेप्सिस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, एंड साइनेप्स एक एग्जाम से दूसरे के डेंड्राइट में जाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। उसमें भी आपको पता है केमिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो थोड़ा बहुत टाइम उसमें लगता है। तो जितना लेंथ ज़्यादा होगा एग्जाम का, माइलिनेटेड होगा और थिक होगा, तो उसमें एक्शन पोटेंशियल पास जो है ट्रांसमिट होगा। और इसके बरक्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से में स्लो ट्रांसमिट होगा, तो इसके लिए 10 इसका उलट कर दें, माइलिनेटेड की जगह नॉन माइलिनेटेड, और लेंथ उसका कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट STP इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये एक रटलाइज क्वेश्चन है, बस जैसे आपको याद रखना है, आपके बुक की इन्फॉर्मेशन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।